तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से केसी सिन्हा क्लास 12 के इंटीग्रेशन, डिफरेंट इंटीग्रेशन का चैप्टर है। बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही प्यारे तरीके से सभी क्वेश्चंस को समझते हैं। आपने हमारे पिछले वीडियोस भी देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर वीडियो आपको यूजफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे भाइयों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिएगा प्यारे भाइयों, कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए जैसे दिया हुआ है, नीचे में अंदर में a प्लस बी साइन थीटा, उसका पावर 3 है और कॉस थीटा डी थीटा है। कौन सा फंक्शन अवेलेबल है हमारे पास और किसका इंटीग्रेशन नहीं, किसका डेरिवेटिव अवेलेबल है हमारे पास। जैसे यहाँ पर देखो साइन थीटा है, साइन थीटा का पावर 3 है, साइन थीटा का पावर 5, चाहे कुछ भी हो सकता है। इसका डेरिवेटिव कॉस थीटा तो हमको मेरे पास तो है ना, प्रतिस्थापन विधि यहाँ पर यूज कर सकते हैं। साइन थीटा को हम जेड मानेंगे तो कॉस थीटा उसका क्या है, डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर डायरेक्ट से आप मान लो, माना जेड बराबर क्या चीज़ को मान लेते हैं, कॉस थीटा को। तो डी जेड यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा को नहीं, साइन थीटा को हम मानेंगे जेड। ठीक है, मानते हैं अगर जेड साइन थीटा को तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। इस तरीके से होगा ना, ये पूरा टर्म जो है डी जेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान देना। अब लिमिट जो चेंज करते हैं बाद में जो क्या कहते हैं, फंक्शन जेड का वैल्यू निकालते हैं, आपको यहीं पे कर लेना है। जैसे देखो यहाँ पर थीटा से फंक्शन को हम चेंज किए किसमें, जेड में। थीटा से फंक्शन को अगर जेड में चेंज किए तो यहाँ एक लिमिट वाला चीज़ है ना, तो लिमिट को भी हम जेड वाले टर्म में चेंज करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो एक ब्रैकेट ले लो यहीं पे मिडिल छोटा सा। अगर आप थीटा का मान 0 रखते हैं, यदि थीटा बराबर 0 रखते हैं तो हमको जेड का मान क्या आ रहा है सो देखेंगे। तो जेड हमने किसको माना, साइन को, साइन थीटा को। तो थीटा का मान हमने क्या रखा है, 0, तो जेड का मान क्या हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा। और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। मतलब थीटा बराबर 0 रखे हैं तो जेड का मान भी क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ थीटा का मान π/2 रख के देखेंगे तो थीटा बराबर π/2 यदि रखते हैं तो हमारे पास जेड का वैल्यू क्या आ जाता है, साइन π/2 हो जाएगा, साइन π/2 आ जाएगा। ठीक है, और साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है, 1। तो यहाँ से हम लिमिट को चेंज कर लिया, थीटा से चेंज करके कहाँ ले गए, जेड में। क्योंकि फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट से चेंज करके जेड के रिस्पेक्ट में ला रहे हैं। देखो ध्यान दो, प्रतिस्थापन विधि में यही ना होता है। ये हो जाएगा a प्लस बी और साइन थीटा को हमने माना है जेड, तो ये हो जाएगा जेड का पावर 3 और ये कॉस थीटा डी थीटा किसके बराबर, डी जेड के। तो थीटा से हमने फंक्शन को चेंज किया है जेड के रिस्पेक्ट में, तो उसका लिमिट भी जो था वो थीटा के रिस्पेक्ट में था। मतलब ये थीटा का वैल्यू था कि थीटा का वैल्यू जो है π/2 से 0 तक लेना है, अपर लिमिट π/2 और लोअर लिमिट 0। तो उसको हमने चेंज कर लिया किसमें, जेड में। अब इसके जेड वाले फंक्शन में हम रख देंगे कितना लिमिट, तो 0 की जगह पर क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा और π/2 की जगह पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये चीज़ उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। ये a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्म पे है। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, क्लास 7 या 8 में पढ़े होंगे आप। a क्यूब प्लस 3a² b और प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब होता है। ये होता है ना, एक बार a का स्क्वायर लेना है, एक बार b का स्क्वायर लेना है, बाकी क्यूब दोनों को कर देना है, क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक है, नॉर्मल सा फॉर्मूला है। तो डायरेक्ट से आप बैठाओ इस फॉर्मूले पे, इंटीग्रल ऑफ लिमिट है 0 से 1, a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो पहले तो a क्यूब करना पड़ेगा, फिर प्लस 3a² भी करना पड़ेगा। तो 3 a की जगह पर a है तो a का स्क्वायर करो, और b की जगह पर क्या है, bz है, प्लस 3ab² भी है ना, तो 3a की जगह पर है a और b स्क्वायर करेंगे मतलब bz का स्क्वायर करेंगे तो b² z² हो जाएगा। समझ गए, प्लस b क्यूब भी करना है तो प्लस b क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, b क्यूब z³ हो जाएगा। और ध्यान देना मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे a और b जो भी टर्म है ना, a b ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, यहाँ पर जो थीटा था बस वही अपना वेरिएबल था। ठीक है, थीटा था जो सिर्फ वही अपना वेरिएबल था। तो देखिएगा यहाँ से a क्यूब यहाँ हो गया, a² b यहाँ हो गया, ये सब कांस्टेंट है। ab² है, ये कांस्टेंट है, b क्यूब जो है ये कांस्टेंट है। पूरे का इंटीग्रल चाहिए हमको किसके सापेक्ष, जेड के सापेक्ष। तो देखिएगा a क्यूब का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, a क्यूब तो कांस्टेंट है ना, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा a क्यूब जेड होगा, प्लस 3a² भी तो कांस्टेंट है ना, तो 3a² भी हो जाएगा। जेड का डेरिवेटिव इंटीग्रल क्या हो जाएगा, z²/2 ये हो जाएगा, प्लस 3a² b² z² है तो 3ab² ये तो कांस्टेंट था, z² है वेरिएबल तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, z³/3 और प्लस b क्यूब तो कांस्टेंट है b क्यूब और z क्यूब है वेरिएबल
ठीक है, सिर्फ जेड वाला टर्म जिसके रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रल ज्ञात करना है ना, सिर्फ वही अपना वेरिएबल होगा, बाकी सभी कांस्टेंट है। ठीक है, तो जेड क्यूब यहाँ जेड के रिस्पेक्ट में निकालना, तो जेड क्यूब वेरिएबल हो गया, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, जेड का पावर 4 और बट्टा 4। ये रहा पूरा इंटीग्रल, ये रहा पूरा इंटीग्रल, और लिमिट देंगे 0 से 1 तक। क्वेश्चन भले ही कम हो लेकिन एकदम अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और कोई कैंसिल होने वाला नहीं है। अब सीधे से आपको जेड अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू रखना है। देखो यहाँ पर जेड की जगह पर आप क्या रखेंगे, 1, तो ये 1 से गुना होकर के कितना हो जाएगा, a क्यूब, प्लस यहाँ आप अगर जेड की जगह पर 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर b बट्टा 2, ये हो जाएगा, और प्लस यहाँ अगर आप जेड की जगह पर 1 रखते हैं तो ये हो जाएंगे ए बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ जेड की जगह पर 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा बी क्यूब बट्टा 4, और कहीं पर भी आप 0 रख लो, पूरे टर्म को ये करने वाला है 0। ठीक है, तो 0 वाला को आप डायरेक्ट से माइनस साइड कर लो। ठीक है, 0 को डायरेक्ट से आप साइड कर लो। अब देखो आप यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं ना, इसका सीधी सी बात है, छठा क्लास में पढ़े थे एलसीएम वाला। तो ये आ गया नीचे में 4, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 4a क्यूब, ठीक है, प्लस 2 से भाग देंगे इसमें तो 2 मरतबे लगेगा, तो 2 से ऊपर में गुना होगा, तो ये हो जाएंगे 6a स्क्वायर b, फिर इसमें गुना हो जाएगा 4 से, तो प्लस 4ab स्क्वायर, ठीक है, और प्लस b क्यूब हो जाएगा, प्लस b क्यूब हो जाएगा। तो अपना प्यारा सा जो आंसर दिया हुआ है ना, 1/4 को बाहर कर लिया गया है, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/4, और इंटू बाकी जो भी टर्म है ऊपर में उसको इस तरीके से लिख देना, 4a क्यूब प्लस 6a स्क्वायर b प्लस 4ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों कि इस क्वेश्चन को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। क्लास 6, 7, 8 इस सब में जो बेसिक चीज़ पढ़े हैं ना, a प्लस बी का होल क्यूब, यही सब फॉर्मूला लगा है। इंटीग्रल बहुत ही प्यारा सा था, एक a का पावर n के मतलब x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगा था, x टू द पावर n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय n प्लस 1 ये होता है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे प्यारे भाइयों। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन को समझाए जाते हैं हमारे चैनल पे। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपको जो भी परेशानी हो आप कमेंट करके बताएंगे, आपके आधार पर वीडियोस मिलेंगे आपको। तो चलिए प्यारे भाइयों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही प्यारा सा, देखने से क्या लग रहा है कि एक लाइन में हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटीग्रल x के सापेक्ष। आपको पता है कि नीचे में साइन x है और उसका डेरिवेटिव ऊपर में cos x हमारे पास है, सीधे इंटीग्रल हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। लेकिन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नीचे वाला जो साइन x है उसको हम मान लेते हैं z, माना z बराबर क्या चीज़, साइन x, तो dz क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा cos x dx। ठीक है, लेकिन लिमिट जो है ये x के रिस्पेक्ट में है, इसको हम z के रिस्पेक्ट में लाएंगे। चूंकि हम z मान रहे हैं ना, तो z x को अगर हम 0 रखते हैं, यदि हम x बराबर 0 रखते हैं तो z का अपना क्या मान आता है, तो z बराबर आ जाएगा साइन 0। काहे कि हम x 0 रख रहे हैं तो साइन x है ना, तो x की जगह पर 0 रखेंगे और साइन 0 का मान हो जाता है 0। अगर x की जगह पर हम π/2 रख रहे हैं, अपर लिमिट π/2 है ना, x की जगह पर यदि π/2 रख रहे हैं तो z का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन π/2, और π/2 साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है। मतलब यहाँ से लिमिट आ जाएगा 0 से 1 का, 0 से π/2 था x के रिस्पेक्ट में, अगर हम z में चेंज कर रहे हैं तो 0 से 1 का लिमिट आ जाएगा। ठीक है, तो बस आपको इस तरीके से 0 से 1 लिमिट लिख देना है। अब यहाँ जो है ना, सीधा सा बात क्या है कि जब z में आप लिख लेंगे फंक्शन को तो इस तरीके से होगा 1/1 प्लस z और dz, इस तरीके से आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन को बाद में फिर से z को हम z का वैल्यू रखते थे ना, साइन x, ये रखने का झंझट खत्म है। जैसे यहाँ पर इसका इंटीग्रल निकालते log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस z निकलेगा, फिर उसके बाद जो अब z का वैल्यू रखते हैं ना साइन x, वो झंझट खत्म। यहाँ पर आपने z का रिस्पेक्ट में निकाल लिया। अब z का अपर वैल्यू और अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे z का वैल्यू। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस z। ठीक है, और अपर लिमिट इसका हो जाएगा 0 से 1, मतलब लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। अब इसमें क्या करना है, पहले अपर लिमिट रखना है, तो ये हो जाएंगे log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस, और z की जगह पर हम रखेंगे 1, ठीक है, और माइनस लोअर लिमिट रख करके तो log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस 0। इसका वैल्यू कितना आ गया, ये हो जाएंगे log ऑफ 112 और माइनस ये हो जाएंगे log ऑफ 1। और आपको मालूम है इंटीग्रेशन वाला में इसमें log का बेस क्या होता है, e होता है, और log ऑफ 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इससे बचेगा सिर्फ log ऑफ 2 जिसका बेस होता है e। यही हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर, और इसका वैल्यू तो अपना 0 है।
ठीक है। तो उसको आप डायरेक्ट से साइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉपी चेक करने वाले भी टीचर समझ जाते हैं इतना। 12th क्लास के टीचर हैं, बहुत ही हाई लेवल के होंगे। भाई हम टीचर नहीं हैं, हम भी स्टूडेंट ही हैं, लेकिन कोशिश करते हैं आपको एक टीचर से भी बेहतरीन तरीके से आपको समझा दें, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हमें पता है स्टूडेंट को कहाँ कहाँ पे दिक्कत आता है, और उम्मीद करते हैं कि हमसे बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आता होगा। तो प्यारे भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, ये भी क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा। क्या दिया हुआ, लिमिट है 0 से π/4, फंक्शन है sin क्यूब 2t cos 2t। साइन का डेरिवेटिव cos होता है, आपको पता ही है। डायरेक्ट से आप करो, मान लो, यहाँ से मान लेते हैं z बराबर क्या चीज़, तो sin 2t को मान लेते हैं। z बराबर हो गया sin 2t, तो dz क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा cos 2t और dt, यही ना होगा। लेकिन z का मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं उसका गुणांक क्या है, तो t के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, उसका गुणांक है 2। तो डेरिवेटिव में 2 से गुना करना पड़ेगा। डेरिवेटिव में गुणांक से गुना करना पड़ता है और इंटीग्रेशन में गुणांक से भाग करना पड़ता है। तो है ना, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव जस्ट एक दूसरे का ऑपोजिट, उल्टा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से ऊपर में सिर्फ cos 2t और dt है ना, तो cos 2t dt को रहने देते हैं। इस दो जो गुना में है इसको हम इधर भाग में ले जाते हैं, तो डायरेक्ट से अपना आ गया cos 2t dt का वैल्यू dz/2। अब यहाँ से आप वैल्यू पुट कर लो। लेकिन एक बात और ध्यान दो, t के रिस्पेक्ट में था ये लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इसको हम चेंज करेंगे z के रिस्पेक्ट में। तो जब t बराबर हम लोअर लिमिट 0 रखते हैं तो z का मान क्या आ जाता है, sin 2t आ जाएगा। मतलब z बराबर आ जाएगा sin 0, और sin 0 का वैल्यू 0 ही होता है। अगर t बराबर हम π/4 रखते हैं तो z बराबर क्या हो जाएगा, sin 2t है ना, तो t की जगह पर हम π/4 रखेंगे तो 2 दूनी 4 कट के π/2 बचेगा ना, तो ये हो जाएंगे sin π/2, और sin π/2 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। ये बस हमने लिमिट चेंज किया। अब लिमिट भी चेंज कर देंगे, 0 से π/4 था, ये 0 से 1 हो जाएगा, 0 से 1। अब किस तरीके से होता है समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ से sin क्यूब 2t है ना, sin 2t को हम z माने तो ये z का पावर 3 लिख सकते हैं इसको, काहे कि ये भी sin 2t का पावर 3 ही है। अब देखो यहाँ से cos 2t dt बचा, ये किसके बराबर है, dz/2 के बराबर है। अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन में कोई भी कांस्टेंट होता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेंगे 1/2। इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 से कितना है, 1 है, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, z³ और dz। इंटीग्रल अभी नहीं निकाले हैं, अब क्या करना है, इसका इंटीग्रल निकालना है। तो 1/2 और इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ा करके उतने से भाग भी दे देना है। लिमिट है 0 से 1 का, ठीक है। अब देखो कांस्टेंट जो भी है ना, इंटीग्रल निकालने के बाद भी उसको भी कांस्टेंट को हम बाहर कर लेंगे। आप भी बाहर कर लेना, कोई भी क्वेश्चन में अगर अंदर में कांस्टेंट आ रहा है ना उसको बाहर कर लो, उसको अपर लिमिट लोअर लिमिट में शामिल करने का जरूरत नहीं है। काहे कि हम वैल्यू रखते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट का किस में, तो वेरिएबल में रखते हैं, जो भी x y a b c d है उसी में रखेंगे। तो जो भी कांस्टेंट वाला टर्म होगा ना मेरे भाई, सबको बाहर कर लेना। यहाँ भी 1/4 कांस्टेंट, इसको बाहर करेंगे तो बाहर में 1/8 आ जाएगा, काहे कि 1/2 पहले से था, 1/4 बाहर आ गया तो 1/8 आ गया। अंदर में क्या बचा, सिर्फ z का पावर 4। z के पावर 4 में आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दो, तो ये हो जाएगा 1 का पावर 4 और -0 का पावर 4। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। z का पावर 4 बचा तो z की जगह पर 1 रखेंगे, माइनस में z की जगह पर 0 रखेंगे, बस हो गया। 1 का पावर 4 1 के होगा, 0 का पावर 4 0 होगा, 1 में से 0 घटाएंगे 1 के होगा, गुना करने पर कोई फर्क नहीं, 1/8 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो प्यारे भाई चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्यारे भैया जी देखो क्वेश्चन 24 का सेकंड है, 0 से π/2 का लिमिट है, मतलब इंटीग्रेशन ज्ञात करना है √sin थीटा इंटू cos थीटा का पावर 5। ध्यान देना, अगर आप sin थीटा को मानते हैं z तो उसका डेरिवेटिव होता है cos थीटा। cos थीटा है क्या हमारे पास, नहीं है, cos थीटा का पावर 5 है। तो हमको इस तरीके से करना होगा चेंज इसको कि इसका डेरिवेटिव एग्जैक्ट हमारे पास पूरा हो जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ से किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, 0 से π/2 है, अभी रहने दो, ठीक है। √sin थीटा है, इसको भी रहने दो। चेंज और छेड़खानी हम करेंगे इसके साथ, काहे कि हमको डेरिवेटिव करना है पूरा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं cos थीटा का पावर 4 और इंटू cos थीटा d थीटा, यही बोलने में गड़बड़ हो जाता है। देखो sin थीटा यहाँ पर cos है, इसको तो हम साइन में चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। cos थीटा d थीटा है गया ना, साइन का डेरिवेटिव, ठीक है। इसको हम चेंज कर लेते हैं। देखो 0 से π/2 है, π/2 ही ना क्वेश्चन में, π/2 ही था ना, हाँ π/2 था। अब देखो यहाँ से इसको हम चेंज कर लेते हैं, √sin थीटा है और इंटू इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा का
होल स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते थे डायरेक्ट से हम नहीं सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते थे ना। अब कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, 10वां वाला फॉर्मूला, और इंटू कॉस थीटा डी थीटा लगा देते हैं। डायरेक्ट से एक स्टेप हम गायब किए हैं, चूँकि बोर्ड है छोटा, ज़्यादा लंबा हटेगा नहीं। देखो रूट अंडर साइन थीटा है, इसका मतलब साइन थीटा का पावर कितना है, 1/2 है। आप लोगों को पता है 0 से π/2, और इसका पावर कितना हो गया, ये हो जाएगा साइन थीटा का पावर 1/2। इस तरीके से लिख देंगे। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ो, a का स्क्वायर होगा 1 प्लस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन थीटा का पावर 4 इन होगा, और -2ab मतलब -2 साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा। और इनटू में कॉस थीटा डी थीटा है। अब यहाँ से आप कर सकते हैं साइन थीटा को आप जेड मान लो और डी जेड अपना मिल जाएगा। तो यहाँ से हम करते हैं माना जेड बराबर क्या चीज़, साइन थीटा, तो डी जेड क्या आ जाएगा, डी जेड हो जाएंगे कॉस थीटा डी थीटा। तो ये चीज़ तो हो गया यहाँ से, लेकिन हम लिमिट को भी चेंज करेंगे। तो जब थीटा बराबर नीचे वाला लिमिट रख लो 0, तो जेड का मान क्या आ जाएगा, साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू होता है 0। अगर थीटा बराबर π/2 तो जेड का मान क्या हो जाएगा, साइन π/2। किसी सिन्हा में तो यही एक बात खास है कि क्वेश्चंस बहुत ही इजी लेवल से शुरू करता है, धीरे धीरे हार्ड लेवल पे ले जाता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप लोगों को इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो देखो अब लिमिट हम चेंज कर देते हैं, लिमिट भी चेंज हो जाएगा। 0 से π/2 है तो यहाँ 0 से 1 में आ गया, तो 0 से 1 सभी के जगह पर रख लो ना वैल्यू। तो जेड के पावर कितना हो जाएगा 1/2, और इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा जेड का पावर 4, ये हो जाएगा -2 जेड का स्क्वायर, और ये कॉस थीटा डी थीटा किसके बराबर है, डी जेड के बराबर है। ठीक है, चलो इसको एक बार और लिख लेते हैं सॉल्व करके, गुना करते हैं अंदर वाले से। जेड के पावर 1/2 को 1 से गुना करेंगे तो जेड का पावर 1/2 ही रहेगा, प्लस जेड का पावर 1/2 को गुना करेंगे जेड के पावर 4 से, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। 4 में 1/2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 2 6 1 7, 7/2 हो जाएगा। जेड का पावर 7/2 हो जाएगा, माइनस 2 कांस्टेंट है तो 2 ही होगा। जेड का पावर 2 है, यहाँ जेड का पावर 1/2, 2 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, 5/2। अब इसका इंटीग्रल किसके सापेक्ष, जेड के सापेक्ष, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे एकदम प्यारे तरीके से। अब देखो कुछ नहीं करना, बस इंटीग्रल ज्ञात कर देना है, जो भी वैल्यू है अपर लिमिट लोअर लिमिट को रख देना है। देखो जेड का पावर 1/2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड का पावर 3/2, और 3/2 से भाग भी करना पड़ेगा, प्लस जेड का पावर 7/2 है, इसका इंटीग्रल हो जाएगा जेड का पावर 9/2 अपॉन 9/2। ठीक है, माइनस 2, और जेड का पावर 5/2 है ना, एक जोड़ेंगे इसमें तो जेड का पावर 7/2 हो जाएगा, और भाग भी देना पड़ेगा 7/2 से। ठीक है, और जो भी लिमिट है उसको हम रख देते हैं, उसको नहीं गायब करना है, 0 से 1। देखो नीचे वाला सब ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा ना, क्या हो जाएगा 2/3 जेड का पावर 3/2 प्लस 2/9 जेड का पावर 9/2 माइनस 4/7 जेड का पावर 7/2। ठीक है, अपर लिमिट कितना है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। अब देखो सब में आप जेड की जगह पर 1 रखेंगे तो सिर्फ गुणांक बचेगा, जेड वाला टर्म तो 1 हो जाएगा। तो चलिए जो चीज़ बच रहा है जेड का वैल्यू 1 रखने पर उसको लिख लेते हैं, 2/3 प्लस 2/9 और माइनस 4/7, और 0 रखेंगे तो सब टर्म 0 हो जाएगा। देखो ना जेड का मतलब जेड की जगह पर 0 रखेंगे, 0 का पावर 3/2 0 होगा, 0 को 2/3 से गुना करेंगे 0 होगा, पूरा भाई 0 हो गया, तो घटाने पर तो 0 ही घटाएंगे ना, मतलब छोड़ दो, आगे का काम छोड़ दो। ठीक है, इस सब को सॉल्व करेंगे, 7 या 21, 21 9 कितना होगा, 21 9 9 1 9 9 दूनी 18। ओ भाई साहब 9 1 9 9 दूनी 18, 189 आ रहा है। चलो 189, 3 से इसमें भाग देंगे तो 3 6 18, 3 3 9 63 मरतबे लग रहा है, 63 दूनी कितना हो जाएगा 126 हो जाएंगे, प्लस 9 दूनी 18 21 मरतबे लग रहा है, 21 दूनी कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, माइनस 7 से 7 दूनी 14, 7 7 49, 7 दूनी 14 और 7 7 49, 27 मरतबे लग रहा है। तो 27 से 4 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 7 में 2, 4 दूनी 8 2 10, ये हो गया 108। अब देखो दोनों को जोड़ दो कितना हो जाता है, 6 2 8, 4 2 6 और 1 1 1, माइनस 108/189। घटाएंगे तो कितना होगा, ये हो जाएंगे 0, 16 में से 10 गया तो 6, 60/189
89 कटने वाला है क्या? 9 8 17 1 18, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा। कहाँ पे कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्या? 9 से 63 और 63 तिया, हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। 3 से कटेगा तो 20 तिया 60, 3 से 3 छके 18, 3 तिया 9, कितना आ गया? 20/63 आ गया, ठीक है। लेकिन बुक में तो ये आंसर नहीं है भाई, बुक में तो ये आंसर नहीं है। देखते हैं कहाँ पे मिस्टेक हुआ है यार, बुक में अलग कुछ आंसर आ रहा है। देखो यहाँ पे है, यहाँ जोड़े हैं इसका इंटीग्रेशन। देखो 4 में 1/2 जोड़ते हैं तो कितना होता है? 4 + 1/2 करेंगे तो 4 दूनी 8 1 9/2। अच्छा, मिस्टेक यहाँ पे हुआ है ना, 7/2 लिख दिए हम, लेकिन ये होगा 9/2। तो चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक है। ये हो गया 9/2, ठीक है। बाकी वो तो 5/2 ही होगा, 2 में 1.5 जोड़ेंगे तो 2 में आधा जोड़ेंगे तो 2.5 होगा, 2.5 है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा 11/2, ठीक है। ये हो जाएगा 11/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी कितना कर देते हैं? 11/2, और ये 2/11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी 11 हो जाएगा, और इसको गुना करने पर यहाँ से ये हो जाएंगे चेंज, थोड़ा सा अलग हो गया, ठीक है। देखो इसको एलसीएम करेंगे, 11 से 77, 77 या 289 आ रहा है ना, 231, 231, 3 से इसमें भाग देंगे तो 3 7 21, और 3 7 21, फिर से 77 दूनी कितना हो जाएगा? 154, प्लस 11 दूनी 22, और 11 क्या है? 11, 21 दूनी कितना हो जाएगा? 42, माइनस 7 से भाग देंगे 7 या 21, 7 या 21 33 से लग रहा है। 33 को 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, हाथ में 2, 4 तिया 12 2 14, 142, ठीक है। इसमें से इसमें को माइनस किए तो -100 हो गया, सीधा ये कितना आ जाएगा? इसमें से इसमें घटा है तो ये हो गया -100, इसमें से घटाएंगे 154/231, ये होगा अपना प्यारा सा आंसर, ठीक है। प्यारे भाई मेरे ख्याल से ये भी बुक से मैच नहीं कर रहा है, लेकिन ये होगा अपना प्यारा सा करेक्ट आंसर, ठीक है। घटाने पर जो भी आएगा अपना प्यारा सा करेक्ट आंसर यही होगा। बुक से आंसर मैच नहीं कर रहा है, लेकिन कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा था। मेरे ख्याल से आप कहीं पे एरर नहीं है, आप भी सॉल्व करेंगे इतना ही आंसर आएगा। प्यारे भाई केसी सिन्हा में कहीं कहीं पे क्वेश्चन में हो जाते हैं मिस्टेक। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिमिट है 0 से π/2, फंक्शन दिए हुए हैं sin x और cos क्यूब x। यदि हम यहाँ पे sin x को z मानते हैं तो उसका डेरिवेटिव होता है cos x। है क्या हमारे पास? नहीं है cos x। क्या हम इसको cos x के रूप में चेंज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल चेंज किया जा सकता है। देखो यहाँ से इंटीग्रल ऑफ 0 से लिमिट हम दे दिए π/2, sin x को इसी तरीके से लिख देते हैं। इसको इसमें से हम cos x अगर बाहर निकालना चाहें तो cos स्क्वायर x अलग लेना पड़ेगा, और देखो cos x अलग लेना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से अगर हम sin x को z मानते हैं ना तो उसका डेरिवेटिव cos x dx है हमारे पास, इसको तो हम साइन में चेंज कर लेंगे, बच्चों का खेल है। इंटीग्रल ऑफ 0 से कितना π/2, ये sin x को इसी तरीके से लिखो, और cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से cos x dx आ जाएगा। अब हम करते हैं यहाँ से z मान लेते हैं, माना z बराबर किसको? तो sin x को मान लेते हैं, तो dz क्या हो जाएगा? यहाँ से cos x dx हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना है आपको कि लिमिट को भी आपको चेंज करना है। यहाँ से x के रिस्पेक्ट में था, अब हमको z के रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। z मान रहे हैं चूँकि, तो यहाँ से देखो अगर x का वैल्यू 0 हो तो x का वैल्यू यदि 0 है तो z का मान क्या हो जाएगा? sin 0। z का वैल्यू हो जाएगा sin 0 डिग्री, मतलब आंसर 0, आंसर 0 नहीं, z का वैल्यू 0। अगर x का वैल्यू अपर लिमिट मतलब π/2 रखते हैं, π/2 रखते हैं तो z का वैल्यू क्या आ जाएगा? sin π/2 होगा, sin π/2, और sin π/2 का वैल्यू 1 हो गया। यहाँ से लिमिट भी चेंज आप करो, यहाँ से लिमिट की जगह पर रख दो ये वाला वैल्यू 0 से 1, क्योंकि हम फंक्शन x से अब z में ले जा रहे हैं, ठीक है। फंक्शन को x से z मिल रहा है, साइन x को हमने माना z तो z लिख दिया हमने, 1 है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x है ना, मतलब साइन x का स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा z स्क्वायर। cos x dx किसके बराबर? dz के बराबर। फंक्शन इतना को से इतनी को हो गया ना। अब देखो इंटीग्रल ऑफ 0 से लिमिट 1, z को 1 से गुना किया तो z को माइनस z स्क्वायर से गुना किया तो z क्यूब। अब इसका इंटीग्रल किसके सापेक्ष? z के सापेक्ष। कोई बड़ी बात नहीं है। कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रल? z स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रल कितना होगा? z क्यूब का, z का पावर 4/4,
लिमिट कितना से कितना तक है, 0 से 1। कुछ नहीं करना, जेड की जगह पर 1 रखो तो 1 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1/4 ये हो जाएगा, और माइनस 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बात खत्म है। 1/2 में से 1/4 घटाएंगे तो 1/4 आएगा, और यही होगा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भाई समझने में कहीं पर भी किसी भी तरह का डाउट नहीं रहा होगा। अगर क्वेश्चंस के डाउट हो रहे हैं क्लियर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने 10-15 दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्यारे भैया देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ sec x प्लस 10x अपॉन 1 प्लस sec स्क्वायर x। लिमिट है 0 से π/3 का, ठीक है। यहाँ पर देखो आप नीचे में क्या है, sec स्क्वायर x है। इसमें से देखो कि ऊपर में जो भी अवेलेबल है हमारे पास वो डेरिवेटिव किसका है, sec x प्लस 10x नहीं है, sec x इंटू 10x है, sec x इंटू 10x, हाँ sec x इंटू 10x है। क्वेश्चन ही मिसप्रिंट हो गया था। तो sec x इंटू 10x जो है ये डेरिवेटिव किसका है, तो ये sec x का डेरिवेटिव है ना, तो जिसका भी डेरिवेटिव अवेलेबल होगा उसको हम z मानेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं z किसको मानेंगे, तो sec x को मानेंगे यहाँ से, जिसका डेरिवेटिव है ऊपर में उसी को मानना है। तो dz क्या हो जाएगा यहाँ से, sec x इंटू 10x dx, यही होगा ना, ये हो गया इसका डेरिवेटिव, ऊपर में अवेलेबल है भाई हमारे पास। तो चलो कोई बात नहीं है दिल्ली, चलो अब यहाँ से देखो 0 से π/3 का लिमिट है, तो x के रिस्पेक्ट में था ना, इसको हम चेंज करेंगे z के रिस्पेक्ट में। तो अगर x बराबर 0 है, x बराबर 0 है तो हम z का मान निकालेंगे, z बराबर क्या हो जाएगा, sec 0, और sec 0 का वैल्यू क्या होता है, sec 0 का वैल्यू होता है 1, होता है ना। sec 0 cos 0 का वैल्यू 1, तो sec 0 का भी वैल्यू 1 को पलट देंगे तो 1 ही होगा। x का वैल्यू यदि हम π/3 रखते हैं, और π/3 का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब 180, 3 से भाग देंगे 60, 60 हुआ मतलब x का मान अगर 60 डिग्री है तो z बराबर कितना हो जाएगा, sec 60 डिग्री हो जाएगा। और sec 60 डिग्री का मतलब क्या, cos 60 का उल्टा, और cos 60 का मतलब क्या, sin 30, sin 30 का मान 1/2, 1/2 को पलटेंगे तो मान कितना आएगा 2, तो ये हो गया 2, ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो देखो यहाँ 0 से π/3 का लिमिट था लेकिन हम चेंज किए तो आ गया 1 2। क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हुआ कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पूरा आसान हो गया। लिमिट कितना दे देंगे, 1 से लेकर के 2 तक। sec x को हम z माने तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस ये क्या हो जाएंगे z स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर वाला जो भी टर्म है ये dz के बराबर है। अब बताओ dz बट्टे 1 प्लस z स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स z हो जाएगा। लिमिट कितना है, 1 से 2, 1 से 2, तो ये हो जाएंगे z का अपर लिमिट रखना होगा, तो tan इनवर्स 2 होगा ना, और माइनस tan इनवर्स 1। अब देखो एक बच्चा वाला धिया पुता वाला फॉर्मूला पढ़े होंगे ना, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b बराबर क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी, ये पढ़े हैं ना 11th क्लास का फॉर्मूला, 11th का। तो देखोगे यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स तो होगा, 2 में से 1 भी घटेगा, चूंकि a माइनस बी है तो 2 माइनस 1 होगा, बट्टा 1 प्लस 2 गुना 1 हो जाएगा, a भी है तो 2 गुना 1 हो जाएगा। चलो ये आंसर आ गया अपना tan इनवर्स, 2 में से 1 घटेगा तो 1, और 2 1 2 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा। उम्मीद करते हैं प्यारे भैया हर एक क्वेश्चंस का डाउट 100% क्लियर होगा। जो भी फॉर्मूला यूज होता है हम यहाँ पे लिखते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट लगता है उसको यहाँ से बोलते हैं, आपको समझ में आता ही होगा। प्यारे भाइयों अगर आज आपने पहली बार हमारी वीडियो देखी है, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने 10-15 प्यारे दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। वीडियो पर लाइक कर देना, अच्छा सा कॉमेंट भी कर देना। तो चलिए लाइट भी हो गई कट, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे आगे की चीज़ों को बड़े ही प्यारे तरीके से। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें।